अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है ये कंसेक्यूटिव 11 सेशन है ऑन फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं आज फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि अभी तक कहाँ तक हमने काम किया है और कितना काम अभी हमारा जो है आज होने वाला है। देखिए, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, कल के अपने लेक्चर में लेपिड एंड वाइट एंड लिकर्ट को हमने पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम एडेयर एक्शन सेंटर अप्रोच और फिल्टर कॉन्टिजेंसी अप्रोच पे बात करें। या आज का जो लेक्चर है, इसके अंदर हम मूव कर जाएंगे कॉन्टिजेंसी थ्योरी से ऑफ लीडरशिप के ऊपर। तो आज हम कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप से स्टार्ट ले लेंगे। तो हम जो यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि कल हमने लेपिड एंड वाइट पे बात की थी, और लेपिड एंड वाइट में हमने देखा था कि 3 डिफरेंट अप्रोचेस के साथ स्टूडेंट्स को मैनेज किया गया। एक अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक अप्रोच के साथ, एक मैनेज किया गया डेमोक्रेटिक अप्रोच के साथ, और तीसरा मैनेज किया गया उन्हें लेजिस फेयर के साथ। आपने देखा कि ऑटोक्रेटिक अप्रोच में बच्चों में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, कल्चर ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं था, काम ज़्यादा कर रहे थे लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे थे। लेकिन डेमोक्रेटिक ग्रुप में क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और उसके साथ साथ दे आर गोइंग टू बी हैविंग वेरी गुड कल्चर। उनका जो माहौल था बड़ा अच्छा था और आपस में बड़े फ्रेंडली थे। जबकि लेजिस फेयर जो है वो हर एंगल से अगर आप देखते हैं तो वो कोई इतना परफेक्शन उसके अंदर नहीं रहा। जबकि आप जब बात करते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ, हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिससे नेक्स्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट थ्योरी जो हमने पढ़ी थी वो थी लिकर्ट्स फोर्स सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने 4 डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े थे। इन 4 सिस्टम्स में जो सबसे पहला सिस्टम है उसमें एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव में तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम पावर टॉप लेवल को दे दी गई थी। सीनियर को जूनियर पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, डिसीजन इम्पोज किए जाते थे और मनाने के लिए थ्रेट किया जाता था। लेकिन जब हम आगे बढ़े बेनेवलेंट ऑटोक्रेटिक में, तो जो अथॉरिटी है वो मिडिल लेवल ट्रांसफर कर दी गई, और जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिलेशनशिप जो है सीनियर और जूनियर का, वही बस अंडरस्टैंडिंग थी। और इसके बाद सिस्टम ऑफ रिवार्ड या रिवार्ड की मदद से मोटिवेट किया जाता था। जबकि कंसल्टेटिव में काफ़ी हद तक सब्सटेंशियल अंडरस्टैंडिंग थी या कॉन्फिडेंस था सीनियर को जूनियर पे, और अथॉरिटी ऑपरेशनल लेवल तक मूव कर दी गई थी। उसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपेटिव में, तो पार्टिसिपेटिव में अथॉरिटी निचले लेवल तक जहां जहां ज़रूरत है जिस जिसको पहुंचाई गई, और सीनियर को जूनियर पर कंप्लीट कॉन्फिडेंस था। और यहाँ जो मोटिवेशन का तरीका है वो ग्रोथ भी है, इन्वॉल्वमेंट भी है, और उसके साथ साथ रिवॉर्ड भी है। तो ये हमारा जो है कल तक का काम था। आज जो हमने काम करना है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने आज कॉन्टिजेंसी थ्योरीज की तरफ चलना। देखिए, कॉन्टिजेंसी थ्योरीज को हम इस एंगल से देखते हैं कि इससे पहले हम 2 कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। एक ट्रेड थ्योरीज यानी खसूसियात लीडर की, और दूसरा हम देख सकते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। आज देखिए, हम इस बात को कंक्लूड करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक हीरो है किसी फिल्म इंडस्ट्री का, वो एक्शन हीरो है। जब तक एक्शन मूवीज बनती रहेंगी वो हीरो हिट रहेगा। कोई रोमांटिक हीरो है, जब तक रोमांटिक मूवीज बनेंगी वो हिट रहेगा। लेकिन एक ऐसा हीरो है जो रोमांटिक के वक्त रोमांटिक कन्वर्ट हो जाता है और एक्शन मूवीज में एक्शन हीरो बन जाता है, और जब फनी मूवी होती है तो उसमें कॉमेडियन बन जाता है। तो इस तरह का जो करेक्टर है या हीरो है, ही इज अ मोर सक्सेसफुल बिकॉज वो हालात के साथ अपने आप को बदल लेता है। यही चीज यहाँ लीडर में है। वो लीडर जो हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है, वो जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। उसकी वजह ये है कि सरकमस्टांसेस बदलेंगे, वो स्टाइल बदल लेगा, और जिस तरह की सूरत हाल होगी वो बिल्कुल उसी तरह का स्टाइल एडॉप्ट कर लेगा। तो इस तरह वो ज्यादा कामयाब रहेगा। फिलहाल हम इसको यूं समझ लेते हैं
कि वो ये सोचेगा कि अगर मेरे जूनियर या सबऑर्डिनेट ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मशवरा नहीं दे सकते तो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर वो देखता है मेरे जूनियर बड़े पढ़े लिखे, समझदार और फैसला कर सकते हैं, तो वहां वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा, यानी वो हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेगा। इस तरह का जो लीडर है वो ज्यादा कामयाब, ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। इस अप्रोच को कि हालात बदलने के साथ साथ लीडर अपना स्टाइल बदल ले, इसको हम कॉन्टिजेंसी थ्योरी या कॉन्टिजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कमेंट्स लिखे हैं ये बड़े एक्सपर्ट के वर्ड्स में है कि देयर इज, यानी फिडलर है, तो मैं बात कर रहा हूँ, देयर इज नो वन बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। कोई भी लीडरशिप स्टाइल बेस्ट नहीं होता। ए लीडर इज इफेक्टिव व्हेन हिज एंड और हर स्टाइल ऑफ लीडरशिप फिट विद द सिचुएशन। यानी कोई भी स्टाइल बेस्ट नहीं होता। लीडर कामयाब तब है जब उसका स्टाइल सिचुएशन से मैच करता हो और सिचुएशन के मुताबिक चेंज हो जाए, तो ये सबसे सक्सेसफुल लीडर होता है। तो हम कंक्लूड ये करते हैं कि कॉन्टिजेंसी थ्योरी हमें सजेस्ट करती है कि देयर शुड नॉट बी ए वन परफेक्ट स्टाइल फॉर अ लीडर। द लीडर शुड ऑलवेज adopt the style which suit to the situation and he should change his style as per change in the situation। कि कोई भी स्टाइल बेस्ट नहीं होता, हालात बदलने के साथ साथ लीडर को अपना स्टाइल भी बदल लेना चाहिए। तो इसको ये है हमारा फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं ये है हमारी कॉन्टिजेंसी थ्योरीज। अब कॉन्टिजेंसी थ्योरीज के अंदर इस वक्त हम सबसे पहले जिस थ्योरी की तरफ चल रहे हैं इसको हम कहते हैं एडेयर्स एक्शन सेंटर्ड अप्रोच। एडेयर एक्शन सेंटर्ड अप्रोच हमें ये कहती है कि जनाब लीडर मैटर नहीं करता कि उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैटर ये करता है कि वो क्या कर जाता है। द मॉडल फोकसेस ऑन व्हाट लीडर डू एंड नॉट व्हाट दे आर। ये मैटर नहीं करता कि वो कैसा है, उसका फिजिकल एनर्जी कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है। मैटर ये करता है कि वो क्या अचीव कर जाता है, क्या परफॉर्म कर जाता है। तो मॉडल फोकस ऑन व्हाट लीडर डू एंड नॉट व्हाट दे आर, कि वो क्या कर जाता है। इस सिलसिले में वो जो कर सकता है एडेयर के नजदीक, या जो मैक्सिमम हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, वो कहता है कि अगर वो 3 काम कर जाए, टास्क नीड को एड्रेस कर जाए, इंडिविजुअल नीड को एड्रेस कर जाए और ग्रुप नीड को एड्रेस कर जाए, अगर ये 3 काम लीडर कर गया तो हमें मैटर नहीं करता कि वो क्या है, हमें मैटर ये करता है कि उसने ये तीनों काम कर दिए हैं तो वो एक कामयाब लीडर है। अब यहाँ तक पहले तो बात ये समझ आ गई कि लीडर को हम इन 3 चीजों में देखेंगे, टास्क कैसे परफॉर्म करवा रहा है, टीम कैसे मैनेज कर रहा है, इंडिविजुअल कैसे मैनेज कर रहा है। अब मैं इसको इस एंगल से लेके चलता हूँ कि जरा गौर फरमाइएगा। मैं इंडिविजुअल से स्टार्ट करता हूँ, यानी मैं माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाता हूँ, टास्क नीड की तरफ। देखिए फर्ज कीजिए कि हमें एक वर्ल्ड कप जीतना है या हमें एक गोल अचीव करना है, ये हमारी टास्क नीड है। इस टास्क नीड को हमें जब अचीव करना है तो सबसे पहले हमें कैलिबर्ड इंडिविजुअल चाहिए। सवाल ये है कि कैलिबर्ड इंडिविजुअल कहाँ से आएंगे। सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है कि इंडिविजुअल की क्या जरूरियात है। इंडिविजुअल की जरूरियात पूरी करोगे, नीड्स पूरी करोगे तो ही वो टीम का हिस्सा बनेगा। मिसाल देखिए, अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं और उसके अंदर आपकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही, यानी आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, आपको इतने रिवार्ड नहीं मिल रहे कि आप अपनी जाती जरूरियात पूरी कर सकें, आपके जो कोवर्कर्स हैं वो आपको मोटिवेट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तो आप क्या उस टीम में रहना चाहेंगे? आप डेफिनेटली कहेंगे यार इस टीम में रहने का कोई फायदा नहीं, आप छोड़ देंगे। इसका मतलब पहले इंडिविजुअल नीड पूरी होनी जरूरी है। इंडिविजुअल खुश होगा तो टीम का हिस्सा बनेगा। अगर इंडिविजुअल की जरूरियात को थ्रेट हो गया तो वो टीम छोड़ देगा। अब इंडिविजुअल की क्या जरूरियात है? इंडिविजुअल की जरूरियात ये हैं कि अगर उसे कुछ नहीं आता कोचिंग की जाए, अगर वो किसी वजह से अपनी फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर रहा काउंसलिंग की जाए, उसको ट्रेन किया जाए, डेवलप किया जाए, ट्रेन करके डेवलप करके उसको अगली पोजीशंस के लिए रेडी किया जा सके।
और मोटिवेट किया जाए। तो अगर ये चीजें पूरी नहीं मिलती तो टीम छोड़ देगा। जैसे मतलब इंडिविजुअल जरूरत पूरी करो इंडिविजुअल की, ताकि वो टीम का हिस्सा बने। अब फर्ज कीजिए हमने कर लिया, हमने इंडिविजुअल की जरूरियात पूरी की, वी मीट द नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड इज अ पार्ट ऑफ टीम, तो ग्रुप का हिस्सा बने। अब ग्रुप की नीड क्या है? अब ग्रुप की नीड ये है कि ग्रुप में एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस तरह का कम्युनिकेशन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो रिजॉल्व हो सकें, जो उनके आपस में एक टीम बिल्डिंग डिसिप्लिन है वो मैनेज किया जाए, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो उस टीम में रहते हुए प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें और एक टीम स्पिरिट एंजॉय कर सकें। तो ये तभी हो सकता है जब इंडिविजुअल की तमाम ज़रूरियात पूरी हों और फिर टीम की नीड्स पूरी हों, और वो नीड्स उनमें ओपन कम्युनिकेशन, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, नाराज़गी है, उसे वर्कआउट किया जाए, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और वहाँ पर मोटिवेशन हो, एक डिसिप्लिन। अब अगर ये दो काम हो जाते हैं तो आखिरी चीज़ रह गया टारगेट, टास्क नीड। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें प्लान देना चाहिए टीम को, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करनी चाहिए, और जो काम हमने दिया उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि किस स्टैंडर्ड पे ये काम किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये आपको कहूँगा कि सबसे पहली चीज फर्द को ठीक कीजिए, क्योंकि वो इल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो पहले इंडिविजुअल की नीड पूरी कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए, उसकी डेवलपमेंट का ख्याल रखिए। अगर वो टीम में रहेगा तो फिर टीम बनेगी, फिर टीम के अंदर एक डिसिप्लिन लाइए, ओपन कम्युनिकेशन लाइए, डिसिप्लिन लाइए। जब ये भी हो जाए तो फिर टास्क पे आ जाइए कि ये स्टैंडर्ड है, ये गोल है, ये मकसद है, इसे हासिल करना है, ये इसका तरीकाकार है, इस बंदे की ये जिम्मेदारी है, इस बंदे की ये जिम्मेदारी है, और आखिर में काम का मेयार बताइए कि इस स्टैंडर्ड पे आपने काम करना है, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं कि यहाँ तक कितनी समझ आई है। मैं मुख्तलिफ बच्चों को गौर करता हूँ, कमेंट्स बॉक्स में मैं देख रहा हूँ। मीका कह रही है समझ आई है, ठीक है जी। आमना कह रही है समझ आई है। इसी तरह जो है वो मैं देखता हूँ नीचे मजीद बच्चों को। बिस्मा भी कह रही है, मुस्तफ़ा कह रहे हैं ठीक है, मंसूर कह रहे हैं, जवाद कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। तो हम इसको यहाँ पे एक दफा रिव्यू करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पहली बात यह है कि इंडिविजुअल की ज़रूरियात पूरी कीजिए, उसकी कोचिंग कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, उसकी डेवलपमेंट का ख्याल रखिए, ताकि वो टीम छोड़ के ना जाए, वो टीम का हिस्सा रहे। फर्द की ज़रूरत पूरी नहीं होगी, टीम छोड़ देगा, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा। जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए फिर ग्रुप में आइए, टीम बनाइए, उसमें कम्युनिकेशन ओपन कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए, एक टीम मोटिवेशन है उसको प्रमोट कीजिए, और आखिर में आके गोल डिफाइन कीजिए, मकसद को क्लियर कीजिए, स्टैंडर्ड डिफाइन कीजिए, और उनको बताइए कि काम कैसे होगा। देखिए मोटिवेशन दोनों जगह है, इंडिविजुअल मोटिवेशन भी है और टीम मोटिवेशन भी है। याद रखिए दोनों में फर्क होता है। इंडिविजुअल मोटिवेशन ये होता है जो आपकी सेल्फ एफोकेसी है कि आप कुछ कर सकते हैं और करना चाहते हैं, ये आपकी इंडिविजुअल मोटिवेशन। लेकिन टीम मोटिवेशन थोड़ा सेक्रीफाइस पर मुश्तमिल होता है कि लेट्स से हम अगर टीम खेलने आए, वी आर प्लेयर ऑफ हॉकी, हम हॉकी खेलने, हम सारे एक टीम है, मैं डी के पास बॉल ले जाता हूँ, लेकिन मुझे डिफेंडर घेर लेते हैं अपोजिशन टीम। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा कौन सा ऐसा कलीग या को वर्कर या को मेरे साथ खेलने वाला मेरा टीम का प्लेयर फ्री है, मैं उसको पास दे देता हूँ। मैं खुद गोल नहीं करता, मैं गोल करने के लिए पास उसको दे देता हूँ। तो टीम स्पिरिट में ये होता है कि टीम जीते, भले गोल मैं ना करूँ, कोई और गोल करे। तो ये टीम स्पिरिट होती है, टीम मोटिवेशन होता है, जिसके अंदर वो परवाह नहीं करता। अगर वो सोचे नहीं गोल तो मुझे ही करना है, तो वो पास ही नहीं देगा, तो कोई भी गोल नहीं होगा। टीम मोटिवेशन ये है कि आपको जो दोस्त फ्री मिला आपने उसे पास दे दिया, गोल उसने भी कर दिया, तो टीम तो जीत गई है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एडेर कहता है कि
ये तो पहली बात उसने की कि जी मैटर नहीं करता कि लीडर क्या है, मैटर ये करता लीडर ने परफॉर्म क्या किया। यहाँ पे दो बातें वो कहता है, फर्द के हवाले से भी, टीम के हवाले से। वो कहता है कि 50-50 रूल है। 50-50 रूल का मतलब ये है कि ये लाजिम नहीं है कि सारा काम लीडर नहीं करना है। इंडिविजुअल को भी ये सोचना होगा कि 50% वर्क विल डन बाय द लीडर। 50% लीडर इन्फ्लुएंस कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल खुद कुछ नहीं करता तो कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। तो ठीक है, 50% काम इन्फ्लुएंस लीडर का करेगा तो 50% उसको खुद से अपने अंदर जज्बा पैदा करना होगा, खुद से एफर्ट करनी होगी। सो देयर इज 50-50 रूल। 50% influence work by the leaders influence work and 50% has to work by individual। इंडिविजुअल को खुद काम करना होगा। यही टीम का रूल है कि टीम भी जो है उसके अंदर जो लीडर है वो 50% तक एक कदम वो बढ़ा सकता है, तो एक कदम टीम को एज अ टीम बढ़ाना होगा। तो वो कहता है कि सारा काम लीडर का नहीं है कि अगर कोई फेलियर है, कोई मसला है, आप सारे फलंदा लीडर पे डाल दें। इसके अंदर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जो 50% जिम्मेदारी फर्द की थी उसने पूरी की, और क्या जो 50% जिम्मेदारी टीम की थी उसने पूरी की। तो ये भी सारी बातें हैं। तो कहता है 50-50 रूल है। इज नॉट अ रूल के आप सारा इन्फ्लुएंशियल लीडर को कहेंगे जी लीडर ही सब कुछ बना देता है, नहीं। 50% लीडर करता है, 50% फर्द को एफर्ट करनी होती है। 50% लीडर परफॉर्म करता है तो 50% टीम मेंबर को काम करना होता है। तो देयर इज 50-50 रूल। सो हम रिपीट करते हैं। पहली बात, इट्स नॉट मैटर व्हाट लीडर इज, मैटर इज व्हाट लीडर डू। सेकेंडली, लीडर हैज टू टेक केयर इंडिविजुअल, टीम एंड टास्क। इंडिविजुअल की जरूरियात पूरी करे ताकि वो अलहदा ना हो जाए, वो इससे अलहदा होकर सेपरेट ना हो जाए, उसकी जरूरियात पूरी करे। जब इंडिविजुअल की जरूरियात पूरी हो जाए तो फिर टीम में ले आए। टीम नीड्स के अंदर मोटिवेशन, डिसिप्लिन और ओपन कम्युनिकेशन लाए, और उसके बाद क्या करें, टास्क स्टैंडर्ड डिफाइन करें। तो देखिए बात भी है, फर्द मोटिवेट हो गया, टीम मोटिवेट हो गई, अब वर्ल्ड कप जीता जा सकता है। तो प्लानिंग की जाए, स्टैंडर्ड बनाया जाए और उसका बाकायदा तौर पर कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन किया जाए। और आगे कहता है कि देयर इज अ 50-50% रूल। 50-50% का रूल है। आधा काम लीडर करेगा, आधा काम फर्द करेगा। आधा काम लीडर करेगा, आधा काम टीम करेगी, यानी दोनों को मिलकर चलना हो। तो यहाँ पे आके हम कहते हैं कि वी हैव ऑलमोस्ट डन द एक्शन सेंटर्ड अप्रोच। अब मैं देखता हूँ कि आपको कितनी समझ आई है, मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ। जी बच्चों, समझ आई है? ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ तक आपने इसको समझ लिया। अब देखिए, जहां तक हम ये बात कर लेते हैं कि दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर यू गोइंग टू गेट, अब देखते हैं कि आप कैसे इसको जवाब देते हैं। कुछ एमसीक्यूज है मेरे पास। सबसे पहला एमसीक्यूज है, एडेयर एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप मॉडल कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट्स। इनमें से किस स्कूल ऑफ थॉट में आप शामिल करेंगे इसे? ह्यूमन रिलेशन स्कूल, क्लासिकल स्कूल, कॉन्टिजेंसी स्कूल, साइंटिफिक स्कूल, कौन से स्कूल में आप इसको डालेंगे? तो देखते हैं आप क्या कहते हैं। मैं देखता हूँ जी आपके आंसर्स। बिल्कुल सही है, इसका ताल्लुक कॉन्टिजेंसी स्कूल के साथ है। ठीक हो गया जी, इट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्टिजेंसी। तो ये आपके आंसर करेक्ट हो गया। दूसरा, इससे मिलता जुलता सवाल, जॉन एडेयर लीडरशिप मॉडल इज अ पार्ट ऑफ विच अप्रोच। किस अप्रोच का ये पार्ट है? ट्रेड थ्योरी, स्टाइल थ्योरी, एक्शन सेंटर्ड, फंडामेंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है या कौन सी अप्रोच है ये? तो मैं देखता हूँ जी बच्चे क्या कहते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे जो है सी ऑप्शन ले रहे हैं। तो ये है एक्शन सेंटर्ड अप्रोच। याद रखना है, एडेयर के मामले में जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका स्कूल ऑफ थॉट कॉन्टिजेंसी स्कूल है, और जो अप्रोच है वो एक्शन सेंटर्ड है। ठीक है जी, अप्रोच उसकी एक्शन सेंटर्ड है, वर्क ओरिएंटेड है, एक्टिव ओरिएंटेड है। अच्छा, which of the leadership approach sees the leadership process in the context made up of three interrelated variable? किसने ये प्रेजेंट किया? थ्री रिलेटेड, टास्क नीड, इंडिविजुअल नीड, ग्रुप नीड। तो जब ये मिक्सअप होकर सवाल आएंगे फिर देखेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पे भी देखिए आप क्या जवाब देते हैं। आप तो यू वुड पुट अप द आंसर लाइक
ए बिल्कुल सही है, सेक्शन सेंटर। तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ फौरी तौर पर। जी बच्चों, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? एशरीज लीडरशिप मॉडल propose a laissez-faire approach to leadership. Adair leadership model focuses on what the leader do and not what the leader is. जी बच्चों, which option you pick? कौन सा true है, कौन सा false? It's C, बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि एशरिच ने जो मॉडल प्रोसेस किया था उसके अंदर सेल्स, कंसल्ट्स और जॉइंट्स थे, लेजिस फेयर नहीं था। लिहाजा पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। और एडेयर जो है ऑब्वियसली उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो लीडर है ये मैटर नहीं करता कि वो क्या है, मैटर ये करता है कि वो क्या कर जाता है। लिहाजा पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी वाली ट्रू है। तो हम इसको कहेंगे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गई जी बात। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने मुकम्मल कर लिया। चलते हैं इस अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट जो इसका वो है कॉन्टिजेंसी लीडरशिप बाय फिटलर। देखिए, फिटलर का जहां तक ताल्लुक है, ये कहता है 1960 में अपनी थ्योरी प्रेजेंट करता है और कहता है कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ द लीडर्स। वन इज कॉल्ड साइकोलॉजिकली डिस्टेंट लीडर and other is called psychologically close leader. बाज बुक्स में डिस्टेंट लीडर को टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप कहा जाता है और साइकोलॉजिकल क्लोज लीडरशिप को रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप भी कहा जाता है। सो अगर आप ये कहते हो कि यू सी, अगर आप इस तरह से इसको डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजिकली डिस्टेंट लीडर क्या है और साइकोलॉजिकली क्लोज लीडर्स क्या है, तो डिस्टेंट लीडर ज्यादातर काम से मुतल्लिक रहते हैं और क्लोज लीडर ज्यादातर ताल्लुकात और रिलेशनशिप पे बेस करते हैं। हम देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, जो साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स हैं या टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप है, दे मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट बाय फॉर्मलाइजिंग रोल्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, विद इन द जो भी उनका फ्रेम है, जो भी उनका इंस्ट्रक्शन है, तो उनका एक तरीकाकार ये है कि वो हर चीज को फॉर्मल तरीके से डील करते हैं। वो अपने सबऑर्डिनेट से फासला रखते हैं और ज्यादातर काम की बात करते हैं। आप इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं, जैसे कि अगर उनसे कहा जाए कि फर्ज कीजिए, यूं मैं मिसाल दे देता हूँ कि मेरा जो सीनियर है वो साइकोलॉजिकली डिस्टेंट लीडर है, वो उम्रा करके आया और मैं उसे मुबारक देने जाता हूँ। तो मैं उसे कहता हूँ, सर मुबारक हो, आप उम्रा करके आए। तो वो कहता है, खैर मुबारक, मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी यार, उसका क्या बना? यानी वो इधर उधर की बात करना ही नहीं चाहता, वो गपशप करना ही नहीं चाहता। वो कहता है काम की बात करो, बाकी मेरे साथ कोई बात करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है कि सिर्फ फॉर्मल काम की बात करो, दोस्ती, भाईचारा, चाय पानी इकट्ठे बिल्कुल नहीं, कोई गपशप नहीं। तो लिहाजा यू हैव टू जस्ट लिसन व्हाट आई से। आर विथड्रॉन एंड रिजर्व इन देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वो आपके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत रिजर्व है, चाय पानी का तो कोई इहतमाम नहीं, कभी इकट्ठे बैठ के गपशप भी नहीं की किसी इशू पे। अच्छा, और फिर प्रेफर फॉर्मल कम्युनिकेशन। जितनी भी आपके साथ वो कम्युनिकेशन करता है वो रिटन है, लिख के बात करता है। लिख के बात क्यों करता है? ताकि जब भी बात की जाए एक रेफरेंस मौजूद हो कि मैंने आपको ये काम दिया था, ताकि कोई कल को ऐसा पॉइंट रेज ना हो कि उसने कोई काम दिया और वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो पकड़ेगा कहाँ से हमें। लिहाजा वो हर चीज लिख के करता है, फॉर्मल करता है, फासले पे रहता है, काम की बात करता है, उसके अलावा कोई काम बात नहीं करता। और जब भी वो आपकी कोई असेसमेंट करता है तो सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड, प्राइमरली टास्क ओरिएंटेड, सिर्फ टास्क ओरिएंटेड रहता है। तो यहाँ पे आप ये कह लीजिए कि ये लीडर जो है ये ज्यादातर वर्क फोकस्ड है। ठीक है जी,
तो ये है आपके क्या साइकोलॉजिकली डिस्टेंस या टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। लेकिन कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर होते हैं। जो आपके साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर होते हैं वो इनके बिल्कुल बारक्स होते हैं, बिल्कुल उलट इनके। बारक्स का मतलब ये हो गया कि वो जैसे ये आपसे फासले पे रहते हैं, वो बिल्कुल फासले पे नहीं रहते। वो गपशप करते हैं, वो आपके साथ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और दे आस्क यू अबाउट योर फैमिली, you can say problems, they discuss your family issues, गपशप के आपकी वालदा की कैसी तबीयत है, किस हॉस्पिटल लेके गए थे, क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो ये फॉर्मल स्टाफ मीटिंग्स में भी थोड़े इनफॉर्मल रहते हैं, हर चीज को लिखकर ऑर्डर नहीं देते, बल्कि अक्सर औकात जो है ये जुबानी कलामी बात कर देते हैं कि अच्छा यार फिर ठीक है वो काम कर देना, ठीक है बात हुई थी मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड, तो ठीक है ये मामला आपको मैंने दिया था, इसको फिर जरा आप फिनिश कर देना, तो देखते हैं कि इसको कैसे हल करना। तो आमतौर पे ये होता है कि इस तरह से ये लोग डील करते हैं, तो ये इनफॉर्मल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ आया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मैं इधर आपके कमेंट्स बॉक्स में देखता हूँ कि क्लोज लीडर और डिस्टेंट लीडर आपको समझ आए, कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, आमना कह रही है यस, अली अदनान कह रही है यस, और इसी तरह रिमशा कह रही है, उस्मान कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, सही हो गया। तो ये आप सब बच्चों को समझ आई है कि क्या फर्क है साइकोलॉजिकल डिस्टेंट लीडर में और साइकोलॉजिकल क्लोज लीडर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है, शायद आपके ज़हन में नहीं आया, लेकिन मैं खुद वो सवाल अपने सामने रखता हूँ कि देखिए जब मैंने कॉन्टिजेंसी लीडरशिप का स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ लीडर स्टाइल चेंज करेगा हालात के मुताबिक। तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं कि सर ये भी तो दो स्टाइल ही हैं, ये तो दो स्टाइल है, साइकोलॉजिकली क्लोज लीडर, साइकोलॉजिकली डिस्टेंट लीडर, दीज आर टू स्टाइल्स। तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी कहाँ गई जहां आपने ये कहा था कि लीडर हालात के मुताबिक स्टाइल को चेंज करेगा, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो देखते हैं कि हम इस सिलसिले में क्या करते हैं। तो देखिए जो हम यहाँ पे देखते हैं कि लीडर क्या मशवरा देता है। तो देखिए यहाँ पे लीडर हमें मशवरा देता है कि दो तरह की कंडीशन, जरा मैंने डायग्राम हाथ से बनाया तो जरा अच्छा नहीं बना, ड्राइंग मेरी जरा अच्छी नहीं। तो देखिए बोर्ड पे मैं क्या और इसको बनाया अभी। देखिए जब आप बात करते हैं कि इसके नीचे वाले एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे आप देखते हो फेवरेबल और अनफेवरेबल, और इसके वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे क्लोज और डिस्टेंट लिखा हुआ। तो ये डायग्राम क्या बताती है, ये जो रेड लाइन बीच में है जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये मशवरा उसका, ये मशवरा उसका कहता है कि अगर हालात फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो तो लीडर को देखिए कहाँ आ जाना चाहिए, सबऑर्डिनेट से फासले पे रहना चाहिए, सबऑर्डिनेट से डिस्टेंस पे रहना चाहिए, जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं उसे डिस्टेंस पे रहना चाहिए। तो कहता है कि फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन में लीडर को अपने सबऑर्डिनेट से फासला अख्तियार करना चाहिए, और नॉर्मल हालात में जब हालात नॉर्मल हो, ना फेवरेबल ना अनफेवरेबल, तो उसे सबऑर्डिनेट के करीब आने में कोई मसला नहीं है। अब सवाल ये है कि व्हाई ए लीडर शुड बी डिस्टेंट इन द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। एक फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में एक लीडर को अपने सबऑर्डिनेट से फासले पे क्यों रहना चाहिए, इसकी क्या वजह। देखिए बात यह है कि आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। जब आप हॉस्टल में रहते हैं स्टडीज के लिए तो दो सूरतों में आप दोस्तों से फासला रखते हैं। एक, जब आपकी जेब में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने अगर बताया कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे, तो इन्होंने कोई पार्टी डाल देनी है और वो मुझे देनी पड़ जाएगी, मेरे पैसे जाएंगे, तो आप बताते ही नहीं मेरे पास पैसे ज्यादा हैं।
और जब आपकी जेब खाली होती है, पैसे कम होते हैं, तब भी आप नहीं बताते शर्मिंदगी से कि यार इनको पता चलेगा इसके पास पैसे वैसे थोड़े हैं। तो क्या करते हैं हम, इस सूरत में भी हम जो है बात नहीं बताते कि हालात क्या है। यानी फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन दोनों में हम दोस्तों से अवॉइड करते हैं। नॉर्मल कंडीशन है 4, 5, 6 हज़ार 10 हज़ार जेब में है तो सब भी होता है, तो ये आप बता देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये आम मामूल होता है। लीडरशिप में ऐसा क्यों हो रहा है? असल में लीडरशिप में ऐसा इसलिए हो रहा है कि फिटलर का ये कहना है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें लीडर की पावर टू पनिश एंड रिवार्ड कम हो जाती है। पावर टू पनिश एंड रिवार्ड कम हो जाती है। वजह क्या हो सकती है? वजह ये हो सकती है कि फर्ज कीजिए आपके कंडीशंस बड़े फेवरेबल हैं, यू आर गोइंग टू बी प्रमोटेड, आप प्रमोट होने वाले हैं, आप बड़े पॉपुलर जा रहे हैं। अब आप सबऑर्डिनेट के करीब जाते हैं, उनके मिक्सअप होते हैं, उनके अंदर किसी की कोई गलती है उसको से आप डांट देते हैं, किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है जबकि आपको नजर आ रहा है कि आपकी प्रमोशन होने वाली है, तो आप कहेंगे यार ऐसी सूरत हाल में क्या जरूरत है बेखामखा लोगों से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की। माइट भी लोग कल को ये कहें कि यार लीडर तो अच्छा है, मैनेजर तो अच्छा है, बंदा अच्छा नहीं, तो हमें मुखालफत लेने की जरूरत क्या है? वैसे भी हम प्रमोट होने वाले हैं, तो आने वाला मैनेजर मैनेज करेगा चीजों को, मैं जाते जाते किसी को रिवार्ड दे जाऊं या कोई पनिशमेंट दे जाऊं, तो जब नया मैनेजर आएगा उसके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नेगेटिविटी आएगी, तो इस वक्त मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव टू टेक अप द न्यू पोस्ट, मुझे नई पोस्ट पे जाना है। तो नई पोस्ट पे जाने से पहले हालात खराब करने की क्या जरूरत है? और अनफेवरेबल कंडीशन है, फर्ज कीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी डोगी डोगी हुई, हर बंदा आपके खिलाफ हुआ होगा, हर बंदा जो है वो आपके मुतल्लिक नेगेटिविटी हो रही है, आप इन हालात में जाके किसी सबऑर्डिनेट को डांटेंगे तो वो कहेगा जनाब पहले खुद तो ठीक हो जाए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपसे तंग है। और अगर आप रिवॉर्ड देते हैं तो मैनेजमेंट कहेगी पहले भी तुम्हारे काम उठे हैं, फिर एक उल्टा काम कर दिया तुम। लिहाजा ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, दोनों कंडीशंस में आपको अपनी जो डिस्टेंस है वो बढ़ानी है सबऑर्डिनेट से। क्योंकि फेवरेबल में हो सकता है प्रमोट होना है, तो आप इस वक्त कोई ज्यादा बाख्तियार नहीं है, सीट तो छोड़ने वाले हैं। और अनफेवरेबल में आपके हालात खराब हैं, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट राइज करेंगे, कोई मसला करेंगे तो आपकी सुनी नहीं जाएगी। लिहाजा दोनों सूरतों में आपको डिस्टेंस रहना, नॉर्मल हालात में करीब आने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपको समझ आया कि क्या कहना चाह रहा है फिटलर? मैं जरा देखता हूँ आपके कमेंट्स में कि फेवरेबल और अनफेवरेबल में क्यों फासले पे रहना हमने। जी बच्चों ठीक है, यस हो गया, यस हो गया, ठीक हो गया बच्चों, यस हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा बच्चों, तो मैं ये कहता हूँ कि अंडरस्टैंड दैट के जी बाद बच्चे जुम्मे का कह रहे हैं, अब जुम्मे की टाइमिंग पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, तो मैं कोई 2, 3, 5 हमारे यहाँ तो कोई 1:30 पे होता है, तो मैं उस एंगल से 5-10 मिनट पहले क्लास वाइंड अप कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता, क्या ख्याल है? अच्छा, तो जल्दी से वजू करके पढ़ लीजिएगा। अच्छा बच्चों, तो अब बात मैं जो कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि फेवरेबल एंड अनफेवरेबल हमें समझ आ गया कि फेवरेबल कंडीशन क्या है और अनफेवरेबल कंडीशन क्या है। तो क्या मशवरा है, पहले वापस जाके जरा एक दफा रिव्यू करते हैं बात पूरी को। दो तरह के मैनेजर हैं, एक साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर है जो सिर्फ काम देते हैं, हुक्म जारी करते हैं, पर्सनल लेवल पे कोई बात नहीं करते, आपके साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाते, गपशप नहीं करते। दूसरी तरफ वो लीडर हैं जो दोस्ती करते हैं, आपके साथ मिक्सअप होते हैं, चाय पानी इकट्ठे पीते हैं और आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिनको साइकोलॉजिकली क्लोज लीडर आप कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात है वो ये आ जाती है कि देखिए फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों सूरतों में ना तो आप सजा दे सकते ना इनाम दे सकते।
तो ना आप सजा दे सकते हो ना इनाम दे सकते हो, लिहाजा आप सबऑर्डिनेट से दूर रहो, डिस्टेंस इख्तियार करो। और नॉर्मल हालात में क्लोज आने में कोई हर्ज नहीं है। फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, डिस्टेंट हो जाना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट से। अब ये कैसे पता चलेगा कि हालात हमारी सपोर्ट में है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? तो देखिए इसका अंदाजा हम 3 चीजों से लगा सकते हैं। एक तो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट कैसे है। अगर तो हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे जा रहे हैं तो फेवरेबल है, और अगर सबऑर्डिनेट मुखालिफत हैं, आपके खिलाफ खड़े हैं, तो रिलेशनशिप गड़बड़ है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अगर सिंपल है और काम समझाना आसान है तो ये फेवरेबल है, और अगर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, इन्फ्लुएंस करना मुश्किल है, असरअंदाज नहीं हो सकते, स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है, तो ये सिचुएशन अनफेवरेबल है। पोजीशन ऑफ पावर, लीडर की पावर बढ़ती और कम होती रहती है। कभी लीडर बहुत पावरफुल होता है क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस अच्छा है, वो पॉपुलर हो रहा होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीडर जो है वो अनपॉपुलर हो रहा होता है, वो ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर रहा होता। तो ऐसी सूरत में या उससे कोई नेगेटिव काम हो जाता है तो उसकी पावर कम हो जाती है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर ताल्लुकात अच्छे हैं सबऑर्डिनेट के साथ, फेवरेबल है, ताल्लुकात अच्छे नहीं, अनफेवरेबल है। स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा डिफाइन है, इख्तियारात क्लियर है, तो फेवरेबल है। इख्तियारात बिल्कुल क्लियर नहीं है तो फिर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है और अनफेवरेबल है। सियासी तौर पे कभी आपकी ताकत बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। आप देखिए आपके घर में भी हर फैमिली मेंबर हर वक्त यकसा पॉपुलर नहीं रहता। कभी एक बच्चा क्लास में टॉप करता है, फिर वो उसके बाद कोई इनाम जीत लेता है तो पॉपुलर हो जाता है, ठीक है। फिर वो लेट आना शुरू करता है घर में, अनपॉपुलर हो जाता है। तो इस तरह पावर इंसान की कम या ज्यादा होती रहती है। तो अब यहाँ तक हमें बात समझ आ गई, तो कुछ सवालात आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहला सवाल आपके सामने हम ये रखते हैं, when a situation is either very favorable or very unfavorable to the leader, we assess on the basis of that leader power to reward or punish is limited। तो अगर फर्ज कीजिए कि हम कहते हैं कि एक लीडर के लिए बड़ी फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन अराइज कर जाती है, तो दोनों सूरतों में उसकी पावर टू रिवार्ड एंड पनिश कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। तो उसे कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए? हम कमेंट्स में देखते हैं कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए जी उसे। बिल्कुल सही, उसे डी स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, उसे डिस्टेंट रहना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट से, उसे डिस्टेंट रहना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट से। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2, a particular team leader is being liked and favored of his work, and his position gave him authority to distribute bonuses within the team and apply whatever the disciplinary measures are necessary। एक टीम लीडर है, बोनस भी दे सकता है, रिवॉर्ड भी दे सकता है, जो मेजर चाहे ले सकता है। The team is currently working on routine project with well-defined structured tasks according to Fiedler contingency approach. Would this situation be favorable, unfavorable, or unfavorable to the team leader? ये situation favorable है या unfavorable है? जी शाबाश। बिल्कुल ठीक है, मोस्टली बच्चे ए चूज कर रहे हैं। ए का मतलब ये है कि ये सिचुएशन फेवरेबल है, बिल्कुल फेवरेबल है। उसकी वजह ये कि वो बाख्तियार है, कोई भी फैसला ले सकता है, डिसिप्लिन अडॉप्ट कर सकता है, और फिर उसके साथ साथ तीनों चीज़ें क्लियर की गई हैं कि करंटली वो रूटीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है और टास्क जो है वेल डिफाइंड है, तो ये बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन है। नंबर 3 जी, according to Fiedler, which of the following are behavior characteristic of psychologically distant manager? साइकोलॉजिकल डिस्टेंट मैनेजर के इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला है they assess subordinate on the basis of performance, they are mainly task oriented, they prefer formal communication, they are nearer to the subordinates। क्या कहेंगे आप?
कौन सी ऑप्शन लेंगे? मोस्टली बच्चों ने डी ऑप्शन ही पिक किया है। आई थॉट के कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन को देखा है, नहीं सॉरी बी ऑप्शन को देखा है, नहीं डी ऑप्शन करेक्ट है। मैं बताता हूँ, देखिए बात यह है कि जो साइकोलॉजिकली डिस्टेंट लीडर होता है वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे असेस करता है, वो टास्क ओरिएंटेड होता है, उसका काम से ताल्लुक होता है और वो प्रेफर करता है फॉर्मल कम्युनिकेशन को, वो नियरर नहीं होता। लिहाजा नियरर हो गया तो वो क्लोज लीडर होगा, नियरर टू सबऑर्डिनेट इज अ क्लोज लीडर। सो फोर्थ को शामिल नहीं किया जा सकता, 1, 2 और 3 हो सकते हैं, और 1, 2 और 3 होते हैं तो फिर आप डी को ऑप्शन को पिक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा simple question. Jameel is task-oriented leader tend to be a good at organizing team, project and getting things done formally. कैसा लीडर है? मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ, आपके कमेंट्स में देखते हैं। जी, मोस्टली बच्चों ने कहा कि ये साइकोलॉजिकली डिस्टेंट लीडर है। बिल्कुल ठीक है जी, ये साइकोलॉजिकली डिस्टेंट लीडर है। तस्नीम इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड leader and tend to be good at building good relationship and managing conflict to get things done. तो जमील कैसा लीडर है शाबाश? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे, मैं कमेंट्स में भी देख लेता हूँ, तो आप ठीक कह रहे हैं। इट्स साइकोलॉजिकली क्लोज लीडर, गुड जी, तो ये साइकोलॉजिकल क्लोज लीडर है। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक हमने एक काम कर लिया जिसको हम कहते हैं कि ये कॉन्टिजेंसी थ्योरी। देखिए इससे अगला जो मामला शुरू होता है वो उन लीडरशिप थॉट्स का होता है जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने 3 थॉट्स पढ़े। 3 थॉट्स कौन कौन से पढ़े, पहले जरा ज़हन में लाइए। ट्रेड थ्योरीज पढ़ी नंबर 1, नंबर 2 हमने स्टाइल थ्योरीज पढ़ी, स्टाइल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ठीक है जी। अच्छा, उसमें ब्लैक एंड मॉर्टन पढ़ी, एशरिज पढ़ी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आज जिस थ्योरीज की हम बात कर रहे हैं कि हमने वो थी कॉन्टिजेंसी थ्योरी, कि लीडर को हालात के मुताबिक स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे अभी फिल्टर ने बताया, हालात फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, डिस्टेंट रहो। हालात नॉर्मल है तो अपने सबऑर्डिनेट के करीब आ जाए, जरा अपने स्टाइल को बदलें। तो ये हमने सारे का सारा जो है वो सिचुएशन को देखा। तो देखिए अभी हम अगर बात करते हैं एक और थॉट के ऊपर कि जिसको हम लेते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल को। ये वो लीडर होते हैं जो हालात बदलने के साथ साथ अपने स्टाइल को बदल सकते, और हम इन्हें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्यों कहते हैं? अगर हालात बदलने के साथ साथ लीडर अपने स्टाइल को बदले तो कॉन्टिजेंसी लीडर। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ले जा सकते हैं। मींस कहने का ये हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलते हुए हालात में। अच्छा, इसकी आसान सी जो मिसाल मैं दे सकता हूँ, वो लीडर जो तब्दीली ला सकता है, चेंज ला सकता है। क्योंकि आज दुनिया के हालात और बिजनेस की दुनिया की जो सर्कमस्टांसेस है वो बड़ी तेजी से बदलते हैं, बड़ी तेजी से चेंज होते हैं। तो दुनिया के जो सर्कमस्टांसेस है वो बड़ी तेजी के साथ चेंज होते हैं। हम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाते हैं। उसकी वजह आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को देखते हैं तो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस उसके मुताबिक लानी पड़ती हैं, इकोनॉमिक चेंज है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। तो जो भी चेंज आएगी उसके मुताबिक हमें फौरी तौर पे हालात को बदलने के हुए हालात के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा।
तो जब हमें ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा उसके मुताबिक, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह के सर्कमस्टांसेस से दूसरी तरह के सर्कमस्टांसेस में लेकर जा सकती है। तो हम इसको यहाँ पे कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लीडर, वन आर दी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एंड अदर आर दी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। देखिए, जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स हैं, ये ऐसे लीडर होते हैं जो किसी भी काम को कराने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जो है वो कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको इनाम देंगे, रिवार्ड देंगे, तो आप ये काम करें। तो उनसे ये काम करवाते हैं इनाम के लालच में, कि मैं आपसे कहूँ अच्छा यार हार्डवर्क करो, मेहनत करो, ये काम को परफॉर्म कर लो, अगर तुम ये काम ठीक कर गए तो मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, अगर ये काम ठीक हो गया तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दिलवा दूंगा, यानी इनाम का लालच दूंगा, तुम्हारी पे बढ़ जाएगी, तुम्हें ये मिल जाएगा। तो ये है ट्रांजैक्शनल लीडर। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कभी कोई वादा नहीं करते इनाम का, कभी कोई कमिटमेंट नहीं करते कि जी अगर आप ये करेंगे इनाम देंगे, बल्कि वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और वो आपको जो है बायोंड योर कैपेसिटी काम करवा लेते हैं। इसका मतलब है अगर एक लीडर आपसे वादा करता है कि तुम ये काम करो, तुम्हें ये इनाम मिलेगा, तुम्हें जो है मैं बोनस दिलवाऊंगा, तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूंगा, तो ये लीडर ट्रांजैक्शनल लीडर है। और अगर एक लीडर कुछ ऐसा वादा नहीं करता, लेकिन जब बात करता है आपके जज्बात पे असरअंदाज होता है, आपको इंस्पायर करता है और आपकी सोच को बदलता है। असल बात तो ये कि आपकी सोच बदल देता है और आपकी जो कुदरती सलाहियत अल्लाह ने दी है उसको उजागर करता है कि तुम कर सकते हो। तो ऐसा जो लीडर होता है हम उसे कहते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। अब याद रखिए, जो ट्रांजैक्शनल लीडर होते हैं ये रूटीन के काम करा सकते हैं। रूटीन के काम क्या, ये प्रोडक्ट जो है ये तुम मशीन चला दो, ये तुम अपने टाइम पे आ जाओ, ये तुम प्रोडक्शन करवा दो, तो ये रूटीन के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा काम आ जाए कि फैक्ट्री को हमने जो है वो लेट्स सपोज इंडस्ट्रियल स्टेट 1 से कराची इंडस्ट्रियल स्टेट मूव करना है, बड़ा काम आ गया। कोई ऐसा काम आ गया जहां पर फिल फॉर कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप लेने हैं, तो वो ट्रांजैक्शनल लीडर के पास की बात नहीं होती, वो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स को बुलाना पड़ता है। तो हमें उनसे हेल्प लेनी पड़ती है कि वो आए और वो काम करें। तो इसका मतलब है रूटीन के काम ट्रांजैक्शनल लीडर करा सकते हैं, प्लानिंग को करवा दी, कोई स्केड्यूलिंग करा दी, कोई रूटीन बनवा दी, कोई पेरोल बनवा दी। लेकिन अगर कोई बड़ा काम है, सोच में तब्दीली है, नए अंदाज से सोचना है, तो ये काम जो है ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का है, ये ट्रांजैक्शनल लीडर के पास की बात नहीं है। तो हम इस काम को यहाँ से लेके चलते हैं कि सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि क्या आपको ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडर का फर्क समझ आया। मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ आपके, आई नीड सम कमेंट्स। यस, आशिर कह रहे हैं ठीक है जी, रशीद कह रहे हैं ठीक है, सदाकत आमना सदाकत कह रही है ठीक है, और बच्चे ठीक हो गया, देख लूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई, वेल डन जी, वेल डन। अच्छा बच्चों, तो हमें ये समझ आ गया कि रूटीन के काम कराना, इनाम का लालच देना, सैलरी का लालच देना और उसकी मदद से लॉयल्टी को खरीदना, एक्सचेंज टर्म के अंदर, गिव एंड टेक टर्म के अंदर, ये ट्रांजैक्शनल लीडर का काम है कि रूटीन के काम कराना। लेकिन कोई बड़ा काम करवा जाना, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का काम है। ये थॉट देता है हमें बेनिस। बेनिस जो है एक अमेरिकन राइटर है, वो कहता है कि चेंज क्यों आती है, चेंज क्यों आती है, चेंज को कैसे लाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, चेंज हमेशा आती है, जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं एक्सटर्नल इवेंट से। एक्सटर्नल इवेंट क्या होते हैं कि आपकी नई गवर्नमेंट आती है, वो टैक्स सिस्टम चेंज कर देती है, वो इंडस्ट्रियल रूल्स और रेगुलेशन चेंज कर देती है,
या कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, आपका प्रोडक्ट अब उस टेक्नोलॉजी से बनेगा, पुरानी से तो काम नहीं चलेगा, तो बाहर के हालात बदलते हैं। तो सिंपल बात यह है कि बाहर के हालात बदलने से आपकी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, इकोनॉमी बदल गई है या टेक्नोलॉजी बदल गई है, आपको अपनी फर्म की प्रोडक्शन प्रोसीजर हर चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल इवेंट हमेशा हमें चेंज के लिए मजबूर करते हैं। इसके नतीजे में जब हम चेंज लाना चाहते हैं तो आम तौर पे वो लोग जो स्टेटस को होते हैं, जो एक रूटीन पे काम कर रहे होते हैं, वो चेंज लाने नहीं देते। वो जम जाते हैं कि हम ये चेंज लाने नहीं देंगे। उसकी वजह उनका एक चुदराहट जाती है, उनका एक निज़ाम चल रहा होता है, उसके अंदर वो राज कर रहे होते हैं। तो नए निज़ाम में उन्हें थ्रेट होता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारी जॉब चली जाए या हमारी इम्पोर्टेंस कम हो जाए। इसलिए वो आम तौर पे एक्सटर्नल इवेंट के अगेंस्ट जब हम चेंज लाने लगते हैं तो वो डिसेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। यानी एक कॉन्फ्लिक्ट यानी अपोजिशन, मुखालफत और चेंज के खिलाफ रूमर्स। तो देखिए, लेकिन क्या किया जाए, चेंज तो लानी पड़ेगी। इसका हल ये है कि हम उनके साथ एक ट्रस्ट एंड ट्रूथ का रिश्ता कायम करें। एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम सच बोलें कि अगर आपने हमारे साथ ताउन ना किया तो आपकी जॉब तो दूर की बात है, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी तो किस बात की चुदराहट। तो हमें उन्हें सच बोलना होगा, और अगर हम ये कर गए तो हम चेंज ले आएंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ, एक्सटर्नल इवेंट मजबूर करते हैं कि चेंज लाओ। अगर एक्सटर्नल इवेंट चेंज होते रहे और हम चेंज ना हुए तो हालात हमें पीछे छोड़ देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब दुनिया से पीछे रह गए। दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी, हमें दुनिया के साथ चलना है। लिहाजा एक्सटर्नल इवेंट जैसे ही होंगे, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होंगे या पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होगा, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा। चेंज लाएंगे तो जो अंदर के स्टेटस को है वो हमें चेंज लाने नहीं देगी, वो डिसेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, यानी वो हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती है। हमें ट्रस्ट एंड ट्रूथ विन करना है और उसके लिए हमें सच बोलना होगा। और सच क्या बोलना होगा कि हमें विजन बताना होगा, हमें सोच बतानी होगी और उन्हें क्लियर करना होगा कि अगर आप इस बात को नहीं मानते तो दिस विल बी द एंड ऑफ द गेम। लिहाजा नतीजा ये निकलेगा कि क्लिक्स एंड केबल्स इकट्ठे हो जाएंगे। क्लिक्स एंड केबल ये होते हैं कि याद रखिए, क्लिक्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे बैठे होते हैं। इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, इनके पास पैसा होता है, इनके पास आइडियाज होते हैं। लेकिन नीचे जो लोग बैठे होते हैं वो केबल्स होते हैं, जो ऑपरेशनल लेवल पे हैं या मिडिल लेवल पे हैं। इन लोगों के पास एनर्जी है, इन लोगों के पास पैशन है, इन लोगों के पास ड्रीम्स है। लिहाजा ये दोनों का इकट्ठे होना जरूरी है। टॉप लेवल पे वो लोग बैठे हैं जिनके पास आइडियाज हैं, सोच है, रिसोर्सेज हैं, और नीचे बैठे वो लोग जो केबल्स हैं, वो उनके पास क्या है, एम्बिशन है, ड्राइव है और एनर्जी है। तो हम यहाँ रिपीट करते हैं, क्लिक्स है पावर, मनी एंड रिसोर्सेज। ऊपर बैठे लोग हैं उनके पास क्लिक्स क्लिक्स है, उनके पास पावर है, मनी है, रिसोर्सेज है, प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग लोग हैं, 55 प्लस है, 60 प्लस है, डायरेक्टर्स हैं, सीनियर लेवल पे हैं, बुजुर्ग हैं, तजर्बा बड़ा है, नॉलेज बड़ा है। लेकिन उनके साथ मिलना पड़ेगा उस नई यंग जनरेशन को जिसके पास मसल्स हैं, जिनके पास ताकत है, ड्राइव है, एनर्जी है, एम्बिशन है। ख्वाब जवानी में आते हैं, ड्रीम जवानी में देखे जाते हैं। लिहाजा वो साथ मिलेंगे तो चेंज आएगा, वरना चेंज नहीं आएगा। मैं एक बड़ी पॉपुलर वार थी, वो वार वो मुल्क हार गया, तो उन्होंने जनरल साहब को बुलाया और उन्हें अपनी सेनेट में या जो भी उनकी असेंबली थी पूछा कि भैया आप जंग कैसे हारे हो। उन्होंने कहा जी कि मेरा प्लान कहीं भी ले जाए, माई प्लान इज द बेस्ट वन इन द वर्ल्ड, बट प्रॉब्लम इज कि आपके सोल्जर में जज्बा नहीं था, उसके पास पैशन नहीं था, वो डरपोक था, लिहाजा हम जंग नहीं जीत सकते। फिर उन्होंने, उस मुल्क ने तकरीबन 30 से 40 साल ऐसी फिल्में बनाई जो सिर्फ रेवोल्यूशनरी तौर पे अपनी कौम को एज अ नेशन, जज्बा नेशन देने के लिए उन्होंने क्रांति मूवी बनाई, उन्होंने कर्मा मूवी बनाई, उन्होंने जो है वो फिर
पैशनेट करने के लिए अपनी कौम को बड़ा कुछ किया, लेकिन जो वार वो डिफीट हुए थे उसका प्लान जब सामने रखा गया तो उसने कहा जी आप रशिया भी ले जाएं, तो रूस भी कहेगा कि मेरा प्लान बेस्ट है। लेकिन हुआ क्या कि आपके सोल्जर जो अरेस्ट भी किए या सरेंडर करवाए दुश्मन ने, वो उल्टी शर्टें पहने बैठे। कहने का मतलब ये है कि दे आर कावर्ड्स, लड़ नहीं सकते। तो जंग तब भी जीती जा सकती है जब ऊपर बैठे लोगों के पास पावर, मनी, रिसोर्सेज हो, लेकिन नीचे वाला सोल्जर पैशनेट हो, अपनी जगह पे जम जाए, अपनी जगह से हटने को तैयार ना हो। जैसे आपने अजीज भट्टी शहीद को देखा होगा, वसाइल की कमी, रिसोर्सेज थोड़े हैं, दुश्मन कई गुना ज्यादा है, लेकिन वो डटा हुआ। तो कामयाबी जो है प्लान ऊपर होती है, लेकिन कामयाबी हमेशा सोल्जर से शुरू होती है। यानी सक्सेस नीचे से ऊपर मूव करती है, प्लानिंग ऊपर से नीचे आती है, सक्सेस नीचे से ऊपर जाती है। लिहाजा क्लिक्स एंड केबल, ऊपर और नीचे के लोगों का इकट्ठा होना जरूरी है। तो मैं इसको सम अप करता हूँ। चेंज लानी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से जरूरी है। सियासी निज़ाम बदल रहा है, मुआशी निज़ाम बदल रहा है, हमें उसको कूप अप करने के लिए चेंज लानी है। जब चेंज लाएंगे अंदर के लोगों में डिसेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हम उनके साथ सच बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम सही तरह चले तो क्लिक्स और केबल इकट्ठे हो जाएंगे, प्लानिंग करने वाले और चीज़ों को मूव करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, यंग और एनर्जेटिक और तजर्बाकार लोग इकट्ठे होंगे और एक पैराजिम चेंज हो जाएगा, कल्चरल चेंज आ जाएगा, पैराजिम चेंज आ जाएगा। पैराजिम चेंज क्या है? पैराजिम चेंज ये है कि फर्ज कीजिए कि आपकी वालदा जो है वो कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद गई, वापस आती है तो देखती है आपने घर के कर्टन बदले हुए हैं, तो कहती है बड़ा अच्छा चेंज है, ये सिर्फ चेंज है। लेकिन फर्ज कीजिए ऐसा नहीं होता। होता ये कि जब वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी, आपकी खाना पका रही, ठीक है जी, भाई पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे काम रूटीन पे चल रहे हैं। तो वो कहेंगे ये तो काया ही पलट गई है। तो काया पलट जाने को हम क्या कहते हैं? पैराजिम चेंज। एक आधी तब्दीली को चेंज करेंगे, लेकिन पूरे के पूरा निजाम ही बदल दिया जाए, सोच ही बदल दी जाए, तो दिस इज कॉल्ड पैराजिम चेंज। पूरा पूरा पैराजिम चेंज हो गया। तो बाहर के हालात मजबूर करेंगे चेंज को, चेंज करेंगे, अंदर डिसेंडेंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। सच बोलोगे, ट्रूथ पे चलोगे, तो जज्बे वाले लोग और तजर्बाकार लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह चेंज लाना आसान होगा। और अगर ये हो गया तो मामूली चेंज नहीं आएगी, देयर विल बी ए कंप्लीट पैराजिम चेंज, मुकम्मल निजाम बदल जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट। तो हम इसको देखते हैं कि आज का लेक्चर कितना समझ आया आप लोगों को। आई एम वाचिंग इन कमेंट्स प्लीज। जी ठीक हो गया बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह आपके साथ कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी नमाज के लिए निकलना है, तो आई एम वाइंडिंग इट अप।